क्लास 12th सब्जेक्ट बैंकिंग। आज का टॉपिक है व्यापारिक बैंकों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंकों का मतलब ऐसे बैंक जो धन में व्यापार करते हैं उनको व्यापारिक बैंक कहते हैं। संगठन वो होता है जब मानवीय और भौतिक दोनों वस्तुएं मिलकर कार्य करती हैं। तो ऐसा बैंकिंग संगठन जिसमें मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार की वस्तुएं मिलकर रुपए में, धन में लेन देन करती हैं, धन का ही लेन देन करती हैं, ऐसी संस्था को हम व्यापारिक बैंक संगठन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों का संगठन। तो संगठन की दृष्टि से बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक इकाई बैंकिंग, दूसरा शाखा बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग। इकाई बैंकिंग क्या होती है? इकाई माने अकेला। इस विधि में इकाई बैंकिंग के अंतर्गत बैंक का कार्यालय या एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ऐसे बैंक जिसका कार्यालय और कार्य एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है। इकाई बैंक एक स्वतंत्र कार्य इकाई होती है जो अपनी नीतियों, कार्यप्रणालियों और प्रशासन का स्वयं निर्धारित करती है। यूनिट बैंकिंग है इकाई बैंकिंग माने एकल बैंकिंग इसे कह सकते हैं। ऐसी बैंक की शाखाएं नहीं होती, वो अपना स्वतंत्र एक अस्तित्व होता है, स्वतंत्र उनका प्रशासन होता है और नीति नियम होते हैं, स्वतंत्र कार्य इकाई होती है और वे बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं। शाखा बैंकिंग वो होती है ऐसे बैंक जिनकी अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक शाखाओं के आधार पर वो कार्य करते हैं। देश में उनकी अनेक शाखाएं, बैंकिंग शाखाएं प्रचलन में हैं और बैंकिंग संबंधी कारोबार करती हैं, उसे शाखा बैंकिंग कहते हैं। जैसे कि भारत में शाखा बैंकिंग प्रणाली ज़्यादा प्रचलित है। इसमें एक बैंक के अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक शहरों, नगरों, ग्रामीणों में उनकी शाखाएं हैं और अधिक से अधिक जनमानस को जोड़कर बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करती हैं। ऐसे बैंकिंग को या बैंक को हम शाखा बैंकिंग कहते हैं। अब आइए इकाई बैंकिंग के हम गुण दोष के बारे में पढ़ेंगे। इकाई बैंकिंग के क्या गुण हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इकाई बैंकिंग परिभाषा और गुण दोष। एक विद्वान है कैंट, उनके शब्दों में है इकाई बैंकिंग पद्धति में प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग संस्था एक पृथक निगम होती है जिसका पृथक प्रशासन, स्वयं की पूंजी और संचालक मंडल एवं अंशधारी होते हैं। इसी प्रकार एकाकी जो बैंकिंग है, इकाई बैंकिंग है, यूनिट बैंकिंग है, इसके अंतर्गत बैंक के कार्यकलाप सामान्यतः एकाकी कार्यालय तक सीमित होते हैं। इकाई बैंकिंग माने एकाकी होते हैं तो इनका एक ही कार्यालय होगा और एक ही शाखा भी होती है, उसी पर ये बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं। अब इकाई बैंकिंग के गुण हम लोग पढ़ेंगे। मेरिट्स ऑफ यूनिट बैंकिंग। इकाई बैंकिंग के अनेक गुण होते हैं। उसमें सबसे पहले है कि प्रबंध, निरीक्षण एवं नियंत्रण की सुविधा। इकाई बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंक का आकार और क्षेत्र हमेशा छोटा होता है क्योंकि यह एकल के आधार पर चलता है, जिससे इसके प्रबंध, निरीक्षण, नियंत्रण में कोई कठिनाई नहीं होती और बहुत सुव्यवस्थित कार्य करती है।
दूसरा होता है अकुशल बैंकों को स्थान नहीं। इकाई बैंकिंग में जो भी बैंक होगा वो अकुशल नहीं होता, अर्थात कुशल होता है। इस व्यवस्था में अकुशल बैंकों को कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होता, इसलिए दुर्बल और अकुशल बैंक कुछ समय पश्चात स्वतः समाप्त हो जाते हैं अगर इकाई बैंकिंग में है तो। तीसरा है एकाधिकारी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध, चेक ऑन मोनोपोलीज टेंडेंसी। इकाई बैंकिंग व्यवस्था में केवल छोटे छोटे बैंक ही होते हैं, इसलिए एकाधिकारी की प्रवृत्ति का जन्म ही नहीं होता। चौथा है बैंकिंग कार्यों में विलंब का अभाव। इकाई बैंकिंग में बैंक अधिकारी विभिन्न समस्याओं पर स्वयं ही निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने में स्वतंत्र भी होते हैं, जिससे बैंकिंग कार्य में कोई अनावश्यक विलंब नहीं होता है। नेक्स्ट है नेतृत्व की प्रेरणा। इकाई बैंकिंग में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय स्वतंत्रता के कारण इसका नेतृत्व बहुत प्रबल पाया जाता है। परिणाम स्वरूप अधिकारी वर्ग उत्साह एवं उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं। साथ ही बैंकिंग व्यवस्था में लोच का अंश भी पाया जाता है। छठा है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल। इकाई बैंकिंग का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है और एक निश्चित क्षेत्र तक ही वो काम करती है, इसलिए इकाई बैंकिंग में बैंक के अधिकारी कर्मचारी स्थानीय विकास की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को पूर्णतः ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, जिससे बैंक का संचालन अपने आप स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होता रहता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल। एकाकी ये जो बैंकिंग प्रणाली है, इकाई बैंकिंग प्रणाली है, इस व्यवसाय में निजी व्यवसाय को विकास हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब इसके हम दोष पढ़ेंगे। इकाई बैंकिंग के कौन कौन से दोष हैं, कमियां हैं, या इकाई बैंकिंग कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का अभाव। क्योंकि ये एकल व्यवसाय की तरह होता है, इसमें कम से कम व्यक्ति होते हैं, किसी एक व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होता है, तो इसमें विभिन्न बैंकों की क्रियाओं में परस्पर समन्वय स्थापित नहीं होता। इसमें पूंजी की कमी पाई जाती है, पूंजी में असंतुलन के साथ साथ ब्याज दरों में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, इसलिए श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। दूसरा है ब्याज दरों में भिन्नता। स्वतंत्र इकाई होने के कारण इकाई बैंकिंग अनेक बैंकों को आपस में लेकर नहीं चलते। इनका एक स्वतंत्र मानसिकता होती है, स्वतंत्र कार्यशैली होती है। अन्य बैंकों की अपेक्षा इनमें ब्याज दर जो होता है वो अधिक होता है, उच्च होता है, और ग्राहकों से मनमानी ब्याज भी वसूलते रहते हैं। सीमित साधन। क्योंकि इकाई बैंकिंग एक निश्चित स्थानीय स्तर पर कार्य करती है, इसलिए सीमित क्षेत्र और छोटे आकार के कारण बैंकों के साधन भी सीमित होते हैं, जिससे बैंक व्यापार या उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट है अस्थायित्व, मतलब इसमें स्थायित्व तो नहीं होता है। इकाई बैंकिंग सीमित क्षेत्र के कारण जोखिम का आवश्यक फैलाव नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें स्थिरता नहीं आती है और असफलता का भय हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है बैंकिंग विकास में अवरोध।
पूंजी कम होने के कारण, संचालकों की संख्या कम होने के कारण, साधनों का अभाव होने के कारण हानि उठाने की क्षमता बहुत सीमित होती है, जोखिम बहुत कम से कम लेते हैं। इसलिए यह प्रणाली बैंकिंग विकास के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती है। साधनों का पूर्ण उपयोग न होना। प्राकृतिक और भौतिक, मानवीय ऐसे कई प्रकार के साधन होते हैं जिनका हम सहयोग लेकर बैंकिंग विकास करते हैं। लेकिन इकाई बैंकिंग में अल्प साधन, अनुभव का अभाव, सीमित क्षेत्र के कारण इस प्रणाली में पूंजी का सुरक्षित होना कठिन होता है और अधिक विनियोग भी नहीं हो पाता, जिसके कारण आर्थिक प्रगति में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है पूंजी के स्थानांतरण में कठिनाई। इकाई बैंकिंग की शाखाएं एक ही होती हैं। अगर कभी ग्राहकों की या इनकी खुद की पूंजी का हस्तांतरण करना हो तो सीमित क्षेत्र या सीमित कार्य क्षेत्र होने के कारण, सीमित साधन होने के कारण इनको पूंजी के स्थानांतरण में कठिनाई होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है जोखिम का संकेंद्रण। इकाई बैंकिंग व्यवस्था में सीमित क्षेत्र के कारण व्यावहारिक सेवाओं तथा विनियोगों में विविधता का अभाव पाया जाता है, जिससे बैंक अपने जोखिम का विकेंद्रीकरण नहीं कर पाते। इसी टॉपिक में हम एक पढ़ेंगे शाखा बैंकिंग। हम लोग इकाई बैंकिंग के बारे में पढ़े, बी था, दूसरा था शाखा बैंकिंग। शाखा बैंकिंग क्या होती है? शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक के अनेक शाखाएं होती हैं। उनका एक प्रधान कार्यालय होता है। इनकी शाखाएं सारे देश में फैली होती हैं, जिससे शहरी, ग्रामीण सभी व्यक्ति या विनियोजक जुड़े होते हैं। इस प्रणाली का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप आप पूंजीवादी देश में जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि में देखेंगे। भारत में शाखा बैंकिंग प्रणाली ज़्यादा प्रचलित है। अपने यहाँ लगभग 75% बैंकिंग विकास जो हुआ है वो शाखा बैंकिंग के माध्यम से ही हुआ है। तो शाखा बैंकिंग विकासशील देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके माध्यम से हम कारोबार करते हैं। शाखा बैंकिंग के गुण। शाखा बैंकिंग कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, लाभ हैं या महत्व हैं, उसके बारे में हम लोग करेंगे। पहला है बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं श्रम विभाजन। क्योंकि शाखा बैंकिंग में अनेक शाखाएं होती हैं, सैकड़ों शाखाएं होती हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में होती हैं, इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों का विकास होता है, उत्पादन कार्य में वृद्धि होती है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का भी लाभ मिलता है। तो शाखा बैंकिंग का जो आधार होता है वह आर्थिक साधन इसके विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे साधनों का मितव्ययितापूर्वक प्रयोग करके श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण संभव किया जा सकता है। दूसरा है नकद कोषों की बचत। शाखा बैंकिंग के माध्यम से बैंक अपने प्रत्येक कार्यालय को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए विशाल नकद कोष नहीं रखने पड़ते, क्योंकि इसकी शाखाएं अनेक होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरी शाखाओं का सहयोग लेकर वो पूंजी का निर्माण कर देते हैं और
प्रत्येक शाखा में कोष का रखना अनिवार्य नहीं होता है। तीसरा है जोखिम का वितरण। शाखाएं अनेक होने के कारण सबका जोखिम अलग अलग होता है। और किसी एक क्षेत्र या उद्योग पर आए संकट के दुष्प्रभाव से बैंक सर्वथा मुक्त रहता है, क्योंकि अनेक शाखाओं का धन का संचय करके इकट्ठा करके हम किसी उद्योग को मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है धन के हस्तांतरण में सुविधा। शाखा बैंकिंग व्यवस्था में कम खर्च पर धन का हस्तांतरण कर सकते हैं, क्योंकि एक शाखा से दूसरी शाखा को धन भेजने में न तो जनता को असुविधा होती है और न ही बैंक को, और न ही अधिक खर्च पड़ता है। पांचवा है बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों का प्रसार बड़ी तीव्रता से होता है, और जिन क्षेत्रों में स्वतंत्र बैंकों की स्थापना करना संभव नहीं होता है वहाँ पर भी शाखा बैंकिंग स्थापित हो जाती है। छठा है उचित विनियोग व्यवस्था। इस प्रणाली के अंतर्गत अधिक पूंजी और योग्य प्रशासन के उपलब्ध होने के कारण बैंकों को अपनी पूंजी की अधिकतम लाभपूर्ण विनियोग का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण की सुविधाएं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज। शाखा बैंकिंग में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों की दृष्टि से अत्यंत सुविधाजनक, व्यापक और उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है ब्याज दरों में समानता। शाखा बैंकिंग में धन का हस्तांतरण अत्यंत तीव्रता से किया जा सकता है। इनके ब्याज दरों में चूँकि शाखाएं भले अनेक हैं लेकिन संस्था एक होती है, इसलिए सभी शाखाओं में उनकी ब्याज दरें प्रायः समान रहती हैं। इस व्यवस्था में धन का हस्तांतरण अत्यंत सरल और तेजी से होता है, जिससे संपूर्ण देश में ब्याज की दरों में समानता की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। नेक्स्ट है बैंकिंग प्रणाली में विकास। शाखा बैंकिंग का प्रयोग करके देश की बैंकिंग व्यवस्था को हम मजबूत और विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रणाली के कुशल और योग्य प्रबंधक विकास की योजनाओं को अधिक कुशलता से क्रियान्वित कर सकते हैं। इस व्यवस्था में बैंक शोध कार्यों तथा अपना ध्यान शोध कार्यों के लिए कर सकता है और बैंक की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। शाखा बैंकिंग के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति, बैंक की आर्थिक स्थिति का हम एक सही अनुमान लगा सकते हैं, और केंद्रीय कार्यालय देश के सभी भागों के निकट संपर्क में रहते हैं, इसलिए देश के आर्थिक विकास, बैंकिंग आर्थिक विकास का अनुमान हम लगा सकते हैं। शाखा बैंकिंग के दोष का हम अध्ययन करेंगे, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं उस कमियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है प्रबंध एवं नियंत्रण में कठिनाई। शाखा बैंकिंग में कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। विस्तृत संगठन होने के कारण बैंक के कुशल प्रबंध, सही निरीक्षण और नियंत्रण में कभी कभी कठिनाई आती है, और सभी कार्य जो होते हैं वो कार्यालय के आदेश से, मुख्य कार्यालय के आदेश से करने पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी व्यवहारिक कठिनाई, क्षेत्रीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरा है एकाधिकार को प्रोत्साहन। इस प्रणाली में अर्थात शाखा बैंकिंग प्रणाली में पूंजी केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाती है, जिससे आर्थिक एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है, जो देश के आर्थिक विकास के लिए
ठीक नहीं होता है। व्ययपूर्ण प्रणाली। शाखा बैंकिंग व्ययपूर्ण प्रणाली होती है, क्योंकि प्रत्येक शाखा की स्थापना पर अलग अलग खर्च करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त विस्तृत क्षेत्र में शाखाओं के फैले होने के कारण प्रशासन में समन्वय, एकीकरण, इंस्पेक्शन आदि थोड़ा अधिक खर्चीला हो जाता है। छोटे ग्राहकों की उपेक्षा। शाखा बैंकिंग में प्रायः बड़े व्यापारियों आदि को ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उन्हें दिए गए ऋण अधिक सुरक्षित समझे जाते हैं। परिणाम यह होता है कि छोटे व्यापारी में एकत्रित धन बड़े व्यापारियों की मिल जाता है और छोटे व्यापारी की उपेक्षा हो जाती है। जैसे भारत जैसे देश में, विकासशील देश में, स्वतंत्र देश में ज़्यादा समस्या है। बड़े लोगों को अधिक धन मिल जाता है ऋण के रूप में, अति शीघ्र मिल जाता है, लेकिन छोटे जो कमज़ोर हैं, किसान हैं, छोटे उद्योगपति व्यवसायी हैं, उनको उधार लेने में बड़ी दिक्कत होती है। उनको अनेक प्रकार के प्रपत्र भी उपलब्ध कराने पड़ते हैं, तब कहीं जाके बैंक को विश्वास हो जाता है और ऋण देते हैं। लेकिन बड़े व्यवसायी उद्योगपतियों में ऐसी नई भावना नहीं होती, उनको बड़े सम्मान से ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अस्वस्थ प्रतियोगिता। शाखा बैंकिंग का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि इसमें कुछ प्रमुख स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं का अनावश्यक दोहरापन हो जाता है और विशेषकर छोटे बैंकों के साथ हानिकारक प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है, जो बैंकिंग विकास में बाधा उत्पन्न करती है। छठा है प्रेरणा एवं लोच का अभाव। शाखा बैंकिंग व्यवस्था में जो कार्यालय की नीतियां होती हैं वो आवश्यकता अनुसार स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर पर तमाम ऐसे दिक्कतें आती हैं, व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं कि उसको हम दूर नहीं कर सकते। इसलिए केंद्रीय कार्यालय के आदेश का अनिवार्यता पालन करना पड़ता है, जिससे प्रेरणा और लोच का अभाव पाया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधा। शाखा बैंकिंग व्यवस्था में पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक सिद्ध होती है, क्योंकि छोटे तथा पिछड़े क्षेत्रों में बैंक विनियोग करना अपना लाभ नहीं समझता। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों की पूंजी बड़े बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों में पहुंचने लगती है। अब भारत जैसे देश में अभी अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है, इकाई बैंकिंग या शाखा बैंकिंग। भारत जैसे देश में इकाई बैंकिंग व्यवस्था श्रेष्ठ नहीं हो सकती। ऐसे दोनों व्यवस्थाएं अच्छी हैं, परंतु इकाई बैंकिंग व्यवस्था पूंजीवादी जो देश हैं वहाँ पर अधिक उपयुक्त होगी। भारत जैसे विकासशील देश, भारत जैसे विशाल देश जहाँ पर भाषा, व्यवहार, धर्म, जाति में अनेकता है, भिन्नता है, इसलिए भारत जैसे देश में शाखा बैंकिंग प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने अपने कुछ गुण दोष होते हैं, चाहे इकाई बैंकिंग के भी कुछ गुण दोष हम लोग अध्ययन किए और शाखा बैंकिंग के। अतः किसी भी प्रणाली की सफलता मूलतः देश विदेश की परिस्थितियों पर प्रभावित करती है। अपने देश की जो परिस्थिति है वह शाखा बैंकिंग के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर हम शाखा बैंकिंग प्रणाली को अधिक श्रेष्ठ मानेंगे। धन्यवाद।